This is Neha Singh, your online economics teacher. Today we will talk about economic reform which has been taken place in the year of 1991. कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो गई थी इंडिया में कि इंडियन गवर्नमेंट ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर ऑफ 1991. एलपीजी क्या है? इन इकोनॉमिक्स एलपीजी स्टैंड एज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. यस, इन तीनों टॉपिकों पे मैं आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. यस, मैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इन तीनों टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी. टुडे इन दिस सेशन वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म विच हैज बीन टेकन प्लेस इन द ईयर ऑफ 1991. क्या हुआ था? गवर्नमेंट, हमारा इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ 90s में 80s 90s के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, जिसकी वजह से हमारे जितने भी कंट्री के इकोनॉमिस्ट थे या जितने भी कंट्री के वेल नोन पीपल थे जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में, जिनको हमारे ये अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज थी, उन्होंने गवर्नमेंट को हेल्प किया ये समझाने में, ये बताने में कि इंडिया इज़ नीड ऑफ ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म. यस, वो रिफॉर्म क्या था? वो रिफॉर्म था एलपीजी का इंट्रोडक्शन. वो रिफॉर्म था इंडिया में बाहरी देशों के बिजनेसमैनों को अलाउ करना कि आइए आप हमारे देश में बिजनेस कर सकते हैं. और ऐसा क्यों हुआ? क्या प्रॉब्लम आ गई थी? सबसे पहली प्रॉब्लम हो रही थी फॉरेक्स क्राइसिस. यस, फॉरेक्स क्राइसिस इंडिया ने भी झेला है. अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो पे मैंने श्रीलंका में जो अभी फॉरेक्स क्राइसिस करेंटली चल रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाया था. वही फॉरेक्स क्राइसिस इंडिया भी डील कर रही थी इन द ईयर ऑफ 1991 में, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को एलपीजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था. इंडिया के पास इतना फॉरेक्स क्राइसिस हो गया था कि उनके पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज बचे हुए थे वो मात्र 15 डेज ही हो सकते थे. आफ्टर 15 डेज इंडिया के पास बहुत ही बुरी कंडीशन होने वाली थी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था. तो ये क्राइसिस हुआ क्यों? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्राइसिस हमारा हुआ 3 वजहों से. पहला है राइजिंग डेफिसिट. यस, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट इज जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा करते हैं, जब हम अपना खर्चा इनकम से ज़्यादा करते हैं, तब हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन में डेफिसिट आ जाता है. इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी वैसे ही हुआ. 80s के टाइम में गवर्नमेंट जितना इनकम कर रही थी उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर रही थी, इतना ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर कर रही थी, जिसके वजह से गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस हुई और गवर्नमेंट को एलपीजी को एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा. सेकेंड था अनप्रोडक्टिव यूज़. अनप्रोडक्टिव यूज़ क्या था कि बहुत सारा जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, जो भी गवर्नमेंट का इनकम था, वो सारा रेवेन्यू, सारा इनकम गवर्नमेंट मैक्सिममली डेवलपमेंट स्कीम में, सोशल सर्विसेज में और डिफेंस में यूज़ कर रही थी. ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जहाँ से कुछ रिटर्न नहीं आता. येस, यू हर्ड राइट. अगर हम डिफेंस में कुछ पैसे करते हैं तो इन रिटर्न हमें सिक्योरिटी तो डेफिनेटली मिलती है, लेकिन मॉनिटरी बेसिस में डिफेंस से हमारा कोई इनकम नहीं है. अगर हम गवर्नमेंट किसी सोशल वेलफेयर में या किसी स्कीम में पैसे लगाती है, गरीबों की हेल्प करती है, पॉवर्टी से डील करने वाले लोगों को हेल्प करती है, तो इन रिटर्न उसे इकोनॉमिकल टर्म्स में कुछ भी रिटर्न में नहीं आता है. तो बिकॉज ऑफ दीज यूजेस, द यूजेस ऑफ दीज अनप्रोडक्टिव एरियाज, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करना पड़ा. उसके बाद है हमारा अनप्रोडक्टिव डेप्ट. यस, इंडिया जो भी पैसे अब्रॉड से या अपने नेबर कंट्री से जो लोन ली थी, वो लोन और उसके इंटरेस्ट इतना हाई होने लगा कि इंडिया उसको रीपे करना में असमर्थ रह गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करना पड़ा. इस इकोनॉमिक क्राइसिस से मैंने तो बता दिया आपको कि क्या वजह थी. पहला वजह था डेफिसिट. इनकम बहुत कम था और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था इंडियन गवर्नमेंट का 80s 90s के टाइम में. उसके बाद गवर्नमेंट अपना जितना भी रेवेन्यू था वो सही जगह पे यूज़ करने के जगह उन सब जगहों पे यूज़ कर रही थी जहाँ से उन्हें रिटर्न ज़ीरो हो रहा था, ज़ीरो रिटर्न मिल रहा था. और जो भी डेप्ट गवर्नमेंट अगर दी है किसी से या गवर्नमेंट किसी से ली है, उसको वो क्या बोल सकते हैं, उसको वो रिकम नहीं कर पा रही थी, उसमें से निकल नहीं पा रही थी. अगर हम किसी को लोन दिए भी हैं तो मैं उससे लोन वापस नहीं ले पा रही हूँ, या मैं खुद जिससे लोन ली हूँ मैं उसको रीपे नहीं कर पा रही. गवर्नमेंट की सिचुएशन ऐसी हो रखी थी. तब इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया. यस, वर्ल्ड बैंक को, IMF को, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इन लोगों को अप्रोच किया. इन लोगों के सामने
इस सिचुएशन से डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने IBRD की मदद ली। IBRD को हम लोग पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट। यस, वर्ल्ड बैंक की मदद ली, IMF की मदद ली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद ली, जिन्होंने गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को $7 मिलियन का लोन दिया, जिसकी मदद से गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन मींस दैट रिमूवल ऑफ अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। यस, ट्रेड के ऊपर जो भी इंडियन ट्रेड था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी था, उसके ऊपर जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, जो इंडियन गवर्नमेंट अपने कंट्री को सुरक्षित करने के लिए लगाई थी, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को इंडियन गवर्नमेंट को हटाना पड़ा। ये मतलब होता है आपका लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट सेक्टर्स डेफिसिट से गुजर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर लॉस डील कर रहे हैं, उन सारे गवर्नमेंट सेक्टर को अगर कोई प्राइवेट बंदा, यू एंड मी, इफ वी हैव दैट मच ऑफ अमाउंट, अगर हमारे पास उतने पैसे हैं, तो मैं वो कंपनी, गवर्नमेंट की वो सेक्टर्स हम संभाल नहीं पा रहे, जिस सेक्टर से हमें इनकम नहीं हो रहा है, वो सारे सेक्टर्स हम गवर्नमेंट, प्राइवेट बंदे, यू एंड मी, इफ वी हैव दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, तो हम लोग उसको ले सकते हैं। तो यही था हमारा प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या था? कि इंडिया का जो भी बिजनेस है वो ग्लोबल स्तर में, मतलब ऑल राउंड, ग्लोब जानते हैं ना, जिसमें पूरा दुनिया होता है। यस, पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोबली उसको इंट्रोड्यूस करना और ग्लोबली उस चीज को, बिजनेस को बढ़ावा देना। जैसे हमारा इंडिया बहुत सारी चीजों में, जैसे हमारा कॉटन, सिल्क, उसके बिजनेस को बढ़ावा देना, यही था ग्लोबलाइजेशन का मकसद। तो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, कि जो क्राइसिस था, जो हम लोग जिस तरह की मुसीबत से डील कर रहे थे, उस मुसीबत से हम लोग बाहर निकले, एक रिफॉर्म आया, एक समथिंग रिफ्रेशमेंट हुआ विद दिस पॉलिसी, दैट इज द इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से भी जाना जाता है। और इस पॉलिसी को लाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वो उस समय हमारे अर्थव्यवस्था को संभाल रहे थे। तो उन्होंने भी ये गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। और ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लिबरलाइजेशन के ऊपर हुआ, कि क्या लिबरलाइजेशन इंडिया में सक्सेसफुल हुआ, या क्या उसका इम्पैक्ट क्या था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। टिल देन नेहा सिंह इज सेइंग गुड बाय। आई होप कि आप समझ रहे हैं और मैंने जो भी आपको पढ़ाया, जो भी आपको समझाया, आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज़ राइट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मैंने कुछ मिस्टेक किया, या फिर आई सपोज टू से समथिंग एल्स ऑल्सो। जो भी बातें हैं प्लीज़ राइट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स। टिल दैट नेहा सिंह इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।